हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर इस सीरीज में आपको मिलेंगे दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक बन पाती है। कंटेंट के साथ साथ इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, जिससे कि अच्छा स्कोर आप कर पाएँ। आज जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 3 जनवरी 2022 का। इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के इस वीडियो में करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक पेज है, इंस्टा ID है और टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर महासागरीय सतह पर जो जल होता है उसकी अलग अलग जो है स्थिति होती है, उसके बारे में दिया हुआ है नेक्स्ट कॉलम में कि कौन से आपको सही मिलान करना है। यहाँ पर अगर सही ऑप्शन का चुनाव करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करें ठंडी महासागरीय धाराओं का, तो ठंडी महासागरीय धाराओं की, तो ये जो है ये ध्रुव से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। कैसे बता देती हूँ। ये जो है मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ पर है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। तो आपको मैंने बताया था कि 0 डिग्री इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और ध्रुवों की ओर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, -डिग्री में पहुँच जाता है। तो जो महासागर की धाराएं ध्रुवों से इक्वेटर की ओर बहती हैं वो वाली धाराएं होती हैं ठंडी महासागरीय धाराएं, क्योंकि ठंडे जगह से ये आ रही हैं तो ठंडी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो महासागरीय धाराएं इक्वेटर की तरफ से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं वो कहलाती हैं कौन सी? गर्म धाराएं, क्योंकि इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब जब ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर धाराएं बढ़ेंगी तो वो गर्म टेम्परेचर तो ऑलरेडी रहेगा ना उनका, ठंडा तो बाद में ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये गर्म धाराएं इधर से बहेंगी। वैसे ही नीचे की तरफ भी है, साउथ की तरफ भी, यहाँ पर भी जो इक्वेटर से धाराएं नीचे की तरफ बहेंगी वो गर्म धाराएं होंगी, और जो नीचे से ऊपर की तरफ धाराएं जाएंगी वो होंगी ठंडी धाराएं। देखो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी जो धाराएं हैं वो इस तरह से ठंडी या गर्म होती हैं। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो कि एक्सेप्शंस का काम भी करती हैं, तो वो आपको देख लेना है और बाकी आपको ध्यान रखना है किस तरह से इनको आप समझ सकते हैं। तो ये हो गई ठंडी महासागरीय धाराओं की बात। बी को हम मिलाएंगे किससे? इसको हम मिला देंगे सेकंड से। ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना। तो ज्वार भाटा जो है उठना और गिरना होता है। ये जो महासागर का जो जल होता है वो नियम से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो नियम से यहाँ पर बात हो रही है दिन में 2 बार, उसको कहते हैं ज्वार भाटा। फिर हम सी को मिला देंगे पहले से। तरंगे जो है, तरंगे क्या है? महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना। देखो ये जो तरंगे हैं और टाइड्स जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है कि जो ज्वार भाटा है ये दिन में 2 बार नियम से ऊपर उठता है और गिरता है, वो ज्वार भाटा कहलाता है। लेकिन जो तरंगे हैं वो ये दिन भर इनका तरंगों का चलता ही रहता है कि कभी ये ऊपर उठती हैं कभी नीचे गिरती हैं। तो तरंगे नियम से चलती रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑल्टरनेट एक तरह से बताया गया है। ऑल्टरनेट जो लहरें हैं ये राइज होती हैं और नीचे गिरती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नियम से 2 बार ही दिन में होगा। तो जैसे कि ज्वार भाटा होता है, तरंगे तो ऊपर उठती रहती हैं और नीचे गिरती रहती हैं, ऊपर उठती है नीचे गिरती हैं। तो ये तरंगों का तो चलता रहता है, वेव्स जो होती है ओशन की, इनका दिन भर चलता रहता है यही सिस्टम। और डी है गर्म महासागरीय धाराएं। तो गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में अभी मैंने बता दिया ठंडी धाराओं के साथ। तो ये है तीसरे से मिला देंगे इसको। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि भूमध्य रेखा है इसके निकट ये उत्पन्न होती हैं और इधर ये ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके बाकी सभी पर ये लागू होता है कि जो इक्वेटर से जो धाराएं बहती हैं, इक्वेटर से उत्पन्न होकर के जो धाराएं बहती हैं वो कहलाती हैं क्या? गर्म महासागरीय धाराएं। तो ये नॉर्थ की तरफ भी कुछ धाराएं होती हैं और ये साउथ की तरफ भी कुछ धाराएं बहती हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, गर्म और ठंडी को कैसे पहचानें, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प हमसे पूछा है क्या? मानसूनी हवाएं हैं।
मानसूनी हवाएं किस तरह की हवाएं होती है, तो ये सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड, मौसमी हवाएं। सीजनल विंड्स जो है वो होती है मॉनसून विंड्स। सीजनल विंड्स कैसे होती हैं, तो ये एक पर्टिकुलर एक मौसम में ये हवाएं चलती हैं। जैसे कि भारत में आपने देखा है, भारत में जो मानसून आता है वो इन्हीं हवाओं के द्वारा आता है। तो यहाँ पर देख लो, इसको ही पर्टिकुलर देख लेते हैं पहले। मौसमी जो पवनें होती हैं, ये पवनें अलग अलग मौसमों में अपनी दिशा बदलती हैं। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि भारत में मानसून पवनें, आपने देखा होगा भारत में जो जून में जो मानसून आता है वो इन्हीं पवनों के द्वारा आता है, और फिर ये कुछ महीनों तक ये मानसून रहता है, फिर ये वापस लौट जाता है। तो ऐसी जो पवनें होती हैं उनको हम कहते हैं क्या, सीजनल विंड, मौसमी पवनें। अब देखो पवन की बात करें तो यहाँ पर और डिटेल में इसको देख लेते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवा की गति को पवन कहा जाता है। तो हवा जो है, एक तरह से हम बात करें अगर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, और हवा धीरे धीरे भी चलती है और तेज भी चलती है। तो पवन जो है एक तरह से मोटे तौर पर 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्रकारों में हम इसको बांट सकते हैं। एक होती है स्थायी पवनें, परमानेंट विंड, सीजनल विंड यानी मौसमी पवनें, और लोकल विंड यानी स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें जो होती हैं वो होती हैं जो परमानेंट होती हैं, वो इस तरह से बहती ही रहती है ये साल भर। इनका एक फिक्स प्लेस होता है, टाइम होता है, मतलब फिक्स प्लेस होता है इनका, और जो है ये परमानेंट बहती रहती है, तो इसलिए इनको परमानेंट विंड कहा जाता है। तो व्यापारिक पवनें हैं ये, जो कि परमानेंट विंड में के अंदर आती हैं। पछुआ पवनें हैं, पूर्वी पवनें हैं, ये जो हैं सभी परमानेंट विंड हैं। मौसमी पवनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्थायी पवनों की बात कर लेते हैं, स्थानीय पवनें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्थायी है यानी परमानेंट, इसका मतलब होता है परमानेंट, लेकिन स्थानीय का मतलब होता है लोकल, जो आपके किसी एक लोकल प्लेस में चलती हैं, मतलब किसी एक क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में ये पवन चलती हैं। जैसे कि भारत में लू जो होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, तो ये केवल एक छोटे से क्षेत्र में दिन में या वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान चलती है। जैसे कि जो लू है, लू की बात करें तो लू चलती है मई और जून के महीने में। आपने देखा होगा कि ये जो है लू जो चलती है जब गर्म गर्म हवाएं जो है वो चलती हैं, और उससे काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। तो यहाँ पर जो है 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्थानीय पवनों के, स्थल एवं समुद्री समीर और लू। तो इनका यही है कि एक विशेष अवधि होती है जिसके दौरान ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं 5 हैं, और 4 के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन सी परत में कौन सी घटना होती है, या फिर आपसे पूछा गया ऊपर की परत कौन सी है, नीचे की परत कौन सी है। तो मैच हमें करना है इसको, और अगर मैच की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए को हम मिला देंगे दूसरे से। बहिर्मंडल जो है सबसे ऊपर की परत है, यानी एक्सोस्फेयर मैंने आपको बताया भी था जब मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। एक्सो को आप याद कर सकते हैं एग्जिट यानी जब बाहर हम जाते हैं तो एग्जिट बोलते हैं ना, वैसे ही एक्सोस्फेयर को आप याद कर सकते हैं एग्जिट से, यानी कि सबसे बाहर की परत है, बहिर्मंडल इसको हिंदी में कहते हैं। तो इंग्लिश से आपको याद हो सकता है एक्सोस्फेयर। तो ये सबसे ऊपर की परत है। क्षोभमंडल को हम मिलाएंगे किससे, सबसे नीचे की परत ये होती है। जैसे कि हम पृथ्वी को देखें अगर, तो ये कुछ इस तरह से लेयर बनी हुई है, तो सबसे नीचे की ये वाली जो लेयर है ये है क्षोभमंडल। तो ये क्षोभमंडल है, और सबसे नीचे की परत है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर है स्ट्रेटोस्फेयर है समताप मंडल, और समताप मंडल को हम मिलाएंगे किससे, 4th ऑप्शन से, इस परत में ओजोन गैस है। फिर आ जाएगा बाह्य मंडल है डी को मिला देंगे हम किससे, पहले से। बाह्य मंडल जो है रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्फेयर। तो देखो बहिर्मंडल और बाह्य मंडल में कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश तो आपको मिलेगी ही क्वेश्चन पेपर में भी। तो एक्सोस्फेयर से याद रखेंगे, एक्सोस्फेयर यानी एग्जिट से याद रखेंगे, बाहर की लेयर। तो इस तरह से हम इनको मिला देंगे। यहाँ पर आप इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। क्षोभमंडल की बात करें तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, और स्टार्टिंग वाली ही लेयर है ये, पृथ्वी के ऊपर की परत है। औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है, और जिस हवा में सांस हम लेते हैं वो यहीं मौजूद है। लगभग सभी मौसमी घटनाएं इसमें होती हैं, जैसे कि बारिश, कोहरा या फिर ओला जो पड़ते हैं, वो सभी घटनाएं इसमें होती हैं। समताप मंडल की बात करें यानी स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो क्षोभमंडल के ऊपर है ये, और 50 किलोमीटर तक है।
ये परत मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है, इसी वजह से ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है और इसी में हवाई जहाज उड़ाया भी जाता है। तो और इसमें ओजोन की एक परत भी है, ओजोन गैस की एक लेयर है। फिर आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल, देखो मध्यमंडल को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका, मध्य मतलब बीच का होता है ना, मध्य को हम क्या कहते हैं, बीच का। तो ये सबसे बीच की लेयर है, 5 लेयर है, तो बीच की लेयर ये है तीसरे नंबर की, ऊपर से भी काउंट करेंगे तीसरे नंबर की आएगी और नीचे से भी तीसरे नंबर की, तो बीच की है ये। और वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ऊपर है और 80 किलोमीटर तक फैली हुई है ये लेयर। अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड प्रवेश करते हैं इस लेयर में प्रवेश करते ही वो जल जाते हैं, अगर वो पृथ्वी तक पहुंचेंगे तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी यूज़फुल है ये वाली लेयर भी हमारी पृथ्वी के लिए। फिर आता है बाह्य वायुमंडल यानी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। आयन मंडल इस परत का एक हिस्सा है और कहीं कहीं आपको ये 4th लेयर जो है ना आयन मंडल के नाम से ही मिलेगी, लेकिन आयन मंडल जो है ये इसी लेयर का एक पार्ट है और ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है और रेडियो प्रसारण में ये मदद करती है लेयर। अब आ जाती है हमारी लास्ट लेयर जो कि सबसे बाहर की है, जैसे कि मैंने बताया आपको एग्जिट से याद रख सकते हैं, एक्सोस्फीयर। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये, वायु की पतली परत होती है इसमें, और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा हीलियम जो है वो गैस काफ़ी हल्की होती है, तो इसी वजह से ये जो लेयर है वो काफ़ी हल्की भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल करें और सही विकल्प चुनें। तो देखो कुछ जगह दी हुई है जिससे कि हमें मिलाना है उन पशुओं को जो कि परिवहन का काम करते हैं। वहाँ पर परिवहन का काम करना मतलब जैसे कि बोझा ढोने के काम आते हैं या फिर वो सवारी के काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना हो तो उसके काम आते हैं। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को तीसरे से मिलाएंगे, एंडीज पर्वत पे आपको मिलेगा जो एनिमल ट्रांसपोर्ट के काम आता है, ये है लामा। फिर आता है तिब्बत, तिब्बत को हम मिलाएंगे किससे, याक से, याक मिलेगा तिब्बत में जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो काम आता है। भारतीय मरुस्थल में मिलेंगे आपको ऊँट और बैल, तो ऊँट से भी समझ सकते हैं, मरुस्थल में ऊँट ही काम करते हैं, ऊँट और बैल। और भारतीय पहाड़ में खच्चर और गधे। देखो इनको मैं आपको बता दूं, ऊँट और बैल को तो आप जानते ही होंगे, गधे के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपके लिए नई होंगी, तो इनको मैं आपको तस्वीर के थ्रू दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखो ये जो पिक्चर है हमारे पास ये है याक की, तो ये कुछ इस तरह का होता है याक, जो कि तिब्बत में काम आता है सवारी के। और सेकंड जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है लामा, जो कि इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के काम आता है ये जानवर भी। तीसरा आप देख रहे हैं खच्चर, खच्चर जो है आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ना तो गधा लग रहा है और ना ही ये घोड़ा लग रहा है। तो ये जो खच्चर जो प्रजाति है जानवर की, ये दोनों के बीच की प्रजाति है, ये दोनों से मिलकर के बनी है, घोड़े और गधे से, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, खच्चर रखा गया। तो इसके बीच की ये प्रजाति है, ना ये घोड़ा है ना ही ये गधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, सही चुनना है। देखो अजर्शन और रीज़न वाले हैं ये, और अजर्शन और रीज़न मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि किस तरह से सॉल्व करना है इनको। अजर्शन यानी जो पहला दिया होता है ये इसका कारण सेकंड वाला होता है, इस घटना का कारण ये सेकंड वाला होता है, तो अगर ये सही है तो फिर हम सही चुनेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखो इसको देख लेते हैं, उपयोगिता या प्रयोज्यता वह है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। इसका क्या मतलब है, यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ की अगर जो उपयोगिता है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उसी के आधार पर हम किसी चीज़ को संसाधन कहते हैं, यानी कि अगर वो हमारे लिए यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया या फिर कोयला हो गया, ये सभी जो है हमारी काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। जो चीज़ें यूज़लेस हैं, जिनको हम किसी काम में नहीं लेते हैं, उनको हम संसाधन क्यों कहेंगे। संसाधन जो बनते हैं पदार्थ वो इसी बेस पर बनते हैं कि वो हमारे कितने काम आ सकते हैं, कितने काम की चीज़ है वो, कितनी यूटिलिटी की ही चीज़ है। कारण दिया हुआ है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। तो देखो ये जो चीज़ है, ये जो रिजल्ट है ये सेकंड वाली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, क्योंकि कुछ साधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। देखो जिसका आर्थिक मूल्य नहीं है वो हमारे लिए कोई वैल्यू वाला नहीं होगा,
लेकिन कुछ का होता है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य से मतलब कि उसका कोई प्राइस होता है, जैसे कोयला जो है फ्री में तो नहीं बटेगा, फिर कुछ पैसों से ही मिलेगा, तो उसका एक आर्थिक मूल्य होता है और उसी के आधार पर ये इनकी उपयोगिता जो है एक तरह से डिसाइड होती है, उसी के आधार पर ये संसाधन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम नागरिक और शिक्षक के रूप में पौधों और जानवरों के संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? हाउ कैन वी एज सिटीजन्स एंड टीचर्स हेल्प इन कंजर्विंग प्लांट्स एंड एनिमल्स? तो करेक्ट ऑप्शन का हमें चुनाव करना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ए, सी और डी। देखो ए, सी और डी जो है देख लेते हैं, यहाँ पर है विद्यार्थियों एवं समुदाय के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, ये बात बिल्कुल सही है। देखो अगर हम पौधों और जानवरों के संरक्षण के बारे में बात करें तो जो पहले से ही हैं हमारे पास, उनको तो हमें संरक्षित करना ही करना है, साथ ही साथ हमें और भी उनकी संख्या को बढ़ाना है। उसके लिए हम क्या करें, वृक्षारोपण करें, जिससे कि और संख्या बढ़ा सकें हम प्लांट्स की। और तो विद्यार्थियों और समुदाय के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण जो होगा उससे हम इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, कंजर्वेशन में मदद कर सकते हैं। सी है प्रकृति शिविरों में छात्रों के दौरे का आयोजन करना। जो नेचुरल कैंप्स होते हैं, नेचर कैंप्स होते हैं सॉरी, तो वहाँ पर हम छात्रों के दौरे का आयोजन कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो है इससे थोड़े इंस्पायर हों और वो क्या करें, पौधों के संरक्षण में ध्यान दें और प्लांटिंग में भी ध्यान देंगे थोड़ा, वो प्लांट खुद से ही करना शुरू कर देंगे पौधे को। फिर है राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। जो नेशनल पार्क्स हैं उनको हम टूरिस्ट स्पॉट के आधार पर जो है डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि लोग वहाँ से इंस्पायर हों और क्या करें, कंजर्वेशन पर ध्यान दें, जो कि हमारे पौधे हैं और जानवर हैं, क्योंकि वो उसके करीब आएंगे और थोड़े से जो है सेंसिटिव बनेंगे उन चीज़ों को लेकर के। अब देखो दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर खाली जगहों और पार्कों में कचरा डालने की बात हो रही है, तो ऐसी जगह पर तो हमें कचरा डालना ही नहीं है, हमें उन जगहों को साफ सुथरा रखना है। तो ये जो है ये संरक्षण में मदद नहीं करेगा, सेकंड यहाँ से हट जाएगा, तो ए, सी और डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए और मृदा संरक्षण की सही विधियों का चयन कीजिए। मृदा संरक्षण से मतलब है, सॉइल कंजर्वेशन से मतलब क्या है कि जो मिट्टी का हमें संरक्षण करना है, मतलब जो मिट्टी का कटाव है, मिट्टी जो कट करके पानी के साथ बह जाती है, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी। पहला वाला छोड़ करके यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाना और रक्षक मेखलाएँ बनाना। अब इनको मैं बताती हूँ क्या चीज़ है ये। पहला यहाँ पर क्यों नहीं होगा, रासायनिक उर्वरकों का अति प्रयोग अगर हम करेंगे तो इससे हम क्या करेंगे, सॉइल को नुकसान पहुँचाएंगे, मृदा का जो है उर्वरता खत्म हो जाएगी अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि कुछ टाइम तक तो उस मिट्टी से हमें जो उत्पादन है वो मिल सकता है, फसलें मिल सकती है, उपज मिल सकती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है मिट्टी अपनी अपना उपजाऊपन जो है खो देती है अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते रहते हैं ज़्यादा। ओवर यूज़ यहाँ पर बोला गया है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र एक लिमिट तक ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो बी, सी और डी यहाँ पर सही होंगे और इनके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना पिक्चर से ज़्यादा समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मल्चिंग की। मल्च बनाना जो हमारा सेकंड ऑप्शन था, मल्च बनाना क्या होता है। देखो मल्च बनाना एक तरह से ये होता है कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन जो होती है उसको हम, उसका जो ओपन सरफेस होता है उसको हम किसी चीज़ से कवर कर देते हैं। अब जैसे सूखा हुआ जो है घास है, सूखी हुई घास से हमने लैंड को कवर कर दिया है। ऐसा होता है जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि अगर बारिश पड़ेगी, मिट्टी का कटाव होगा तो वो पौधे भी उखड़ जाएंगे उसके साथ। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि पौधे लगा करके जो ओपन जो सरफेस होती है, खाली जो ज़मीन दिखती है उसको हम कवर कर देते हैं। तो इसको हम देखो घास जो सूखी हुई है इससे भी कवर कर सकते हैं, और भी कई सारी तकनीक है, कपड़े से कर सकते हैं या फिर पॉलीथीन से करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि ये इको फ्रेंडली है सूखी हुई घास, तो इससे कवर करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मल्चिंग कुछ इस तरह से कहलाती है, जो ओपन सरफेस को हम कवर कर देते हैं किसी भी चीज़ से। एक्सटर्नल मटेरियल कोई भी हो सकता है इसमें जिससे हम इसको कवर कर सकते हैं। फिर आता है कंटोर बैरियर्स, जो कि हमारा थर्ड में था, थर्ड ऑप्शन जो दिया था। कंटोर बैरियर्स क्या होते हैं, जो मिट्टी होती है, जैसे मान लो खेत में हमने कुछ बोया है, तो जब खेत में कुछ बोया है या फिर बोने से पहले
बोने से पहले ही ज़्यादा ये किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को उठा उठा करके यहाँ पर एक लाइन सी, बाउंड्री सी बना देते हैं। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह की बाउंड्रीज बना दी जाती हैं। तो लोकल लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे। तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके गाँव में इसको क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये कंटोर बैरियर्स कहलाते हैं, जो कि हम इसको बना देते हैं। तो इससे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम पानी लगाते हैं उसमें अपनी फसल में, तो पानी जो है इधर उधर मतलब एक ही जगह पर नहीं रहता है, ये सब जगह पहुंच जाता है पानी इसके थ्रू। और दूसरा जो मिट्टी का कटाव जो होता है बारिश से, वो भी रुक जाता है। जो पौधे हैं वो भी इक्वली लग जाते हैं। फिर आता है शेल्टर बेल्ट्स। तो देखो शेल्टर बेल्ट्स जो है ये हमारे कई चीज़ों से हेल्प करता है। शेल्टर बेल्ट्स होती हैं जो हमारा खेत है, जो हमारी ज़मीन है, जहाँ पर हमने फसल उगाई है, तो उसके चारों ओर जो बाउंड्री होती है वहाँ पर हम इस तरह से पेड़ों की लाइन लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरह से कुछ पेड़ हम ऐसे बाउंड्री बना देते हैं पेड़ों के सहारे। तो ये एक तरह से बाउंड्री आप देख रहे हैं, पेड़ों की बाउंड्री, इसको ही हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों से मदद करती है, जैसे कि हवा से जो मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी जो बह जाती है दूसरी जगह के लिए, वो रुक जाता है, क्योंकि पेड़ जो है एक तरह से रक्षा करते हैं यहाँ की ज़मीन की। तो जो हवा से जो पानी मतलब बह जाती है ज़मीन, उसको ये रोकते हैं। जो पानी से भी बहती है उसको ये रोकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है ये जकड़ लेते हैं इनकी जड़ों से, और फिर मिट्टी का कटाव जो है रुक जाता है। तो 3 ये बेस्ट मेथड है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, मृदा संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्या, ये तो स्टेटमेंट दी हुई है 2 A और B, आपको इसमें सही चुनना है। सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A is true, B is false। देखो A जो है वो ट्रू है। पहली स्टेटमेंट जो है, भारत में काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की आपको जातियाँ मिलेंगी, धर्म मिलेंगे, अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, अलग अलग खाना बनाने के तरीके हैं, अलग अलग खाना खाने के तरीके हैं, अलग कपड़े पहनने के तरीके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से विविधता भारत में पाई जाती है। तो बात बिल्कुल सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर ले जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो विविधता जो है ज़रूरी नहीं है कि इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लोगों के साथ विविधता के आधार पर भेदभाव भी होता है। जैसे किसी पार्टिकुलर क्षेत्र से वो आते हैं तो उसके आधार पर भेदभाव हो सकता है, कोई अलग रिलीजन से है तो उसके आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो भेदभाव का सामना उनको काफ़ी करना पड़ता है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि डाइवर्सिटी जो है एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए सेकंड जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको कॉलम दिए हुए हैं, ए पहला और दूसरा। यहाँ पर एक तरफ तो दिया हुआ है, एक टर्म दी हुई है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इधर आपको मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो आपको सही से मिलाना है इसको। सही अगर मिलान करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को हम तीसरे से मिलाएंगे। ए जो है, लोगों को एक ही छवि में बांधना, इसको हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा या फिर स्टीरियोटाइप। जैसे कि लड़कियों के लिए अगर हम लें, या फिर लड़कियों के लिए भी ले सकते हैं, लड़कियों को कहा जाता है कि तुम्हारा काम घर संभालना है, तुम्हारा काम खाना बनाना है, और तुम बाहर के काम नहीं कर सकती, या फिर तुम इंजीनियर नहीं बन सकती, तुम इंजन ड्राइवर नहीं बन सकती। ये सभी क्या है, एक तरह से हमने एक छवि में लड़कियों को बांध दिया है, या फिर लड़कों को एक छवि में बांध दिया है कि तुम तो डॉक्टर ही बनोगे, तुम तो इंजीनियर ही बनोगे, तुम टीचर नहीं बन सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर तुम रो नहीं सकते, इमोशनल नहीं हो सकते। तो ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा एक तरह से कहलाती है, जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। यहाँ पर बी को मिलाएंगे हम पहले से, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना। तो एक तरह से हम एक राय जैसे कुछ बना लेते हैं, राय सी बना लेते हैं किसी के बारे में पहले से ही, इसको हम कहते हैं, ये नकारात्मक राय होती है। ये ऐसी नहीं कि सकारात्मक राय बनाई हमने, हम बनाते हैं नकारात्मक राय। तो ये कहलाता है पूर्वाग्रह। जैसे कि हम कहें कि गांव के लोग तो सिर्फ खेती करना जानते हैं और गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ये क्या हुआ, पूर्वाग्रह हो गया। फिर है सी को हम फोर्थ से मिलाएंगे कि किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, ये कहलाता है भेदभाव। यानी कि सबके साथ समान रूप से व्यवहार ना करना, किसी को कम आंकना और किसी को ज़्यादा, किसी को कम इंपॉर्टेंस देना और किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये होता है क्या, भेदभाव। डी को हम मिलाएंगे दूसरे से, यहाँ पर बात हो रही है शुद्धता और अशुद्धता को मानने की। तो ये हमारा रिलेटेड है किससे, अनटचेबिलिटी या फिर अस्पृश्यता, छुआछूत से, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में भूमि को मापने और भूमि अभिलेखों को रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन अ विलेज? इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, पटवारी या फिर ग्राम प्रशासनिक अधिकारी। तो पटवारी जो होता है ये भूमि का लेखा जोखा रखता है, उसका रिकॉर्ड मतलब उसका रिकॉर्ड भी रखता है और वो भूमि को मापता भी है। इस सभी के लिए जिम्मेदार वो होता है पटवारी। पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, एक तरह से हम कहेंगे लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेनेंस का जो काम होता है वो पटवारी का होता है। तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको पटवारी भी कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, कहीं पर कर्मचारी कहते हैं, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी कहते हैं और तो कहीं पर कानून को कहते हैं। तो जो ईच पटवारी जो होता है वो कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा नहीं कि हर गांव के लिए हम एक पटवारी रखेंगे, एक पटवारी कई सारे गांव भी देखता है, कई सारे गांव भी कई सारे गांव ही देखता है। तो अब क्योंकि हर गांव के लिए अलग पटवारी रखेंगे तो वो तो बहुत सारे चाहिए होंगे, तो एक ही पटवारी से कई सारे गाँवों की जो है देखभाल करवाई जाती है। और पटवारी गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है। तो मेन काम इसका यही है कि गांव के लोगों की जो है ज़मीन का वो रिकॉर्ड रखता है, और कहीं मापना हो ज़मीन कितनी किसकी है तो उसका भी काम ये पटवारी ही करता है। तो ध्यान रखेंगे इसके बाकी के नाम भी। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।